इन दिस वी आर डूइंग कैरो 2020 जो एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स है वो मैंने सारी मॉडिफाई की है एज पर कैरो 2020। तो पहली प्रॉब्लम है अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रिपोर्ट्स ऑफ क्लाइंट पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2020। इसका पेगअप कैपिटल है ₹60 लाख, रिवैल्यूएशन रिजर्व है 20 लाख, कैपिटल रिजर्व है 22 लाख से, और P&L का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस होता है एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये नेगेटिव ₹4 लाख। तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कंटेन्स दैट कैरो 2020 नॉट एप्लीकेबल टू इट फॉर्मेट। तो आपको देखना है सिर्फ हमें ना शेयर कैपिटल रिजर्व का टोटल करना है, वो आपका 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए तो कैरो अप्लाई हो जाएगा। तो एज पर पैरा 1 ऑफ कैरो 2020, कैरो 2020 is applicable to private limited company if its paid capital and reserves and surplus exceed rupees 1 crore. तो इनका गिवन केस का पेड कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस 98 lakhs। कैसे बना 60 या को प्लस 20 प्लस 22 और जो एक्यूमुलेटेड लॉस है वो माइनस है क्योंकि डेबिट बैलेंस है, तो ये बन रहा है 98 lakhs। तो 1 करोड़ से कम आ रहा है आपका, विच इज बिलो 1 करोड़, हेंस कैरो इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनका गिवन केस। और कोई डाटा नहीं दिया हुआ है कितनी बोरोइंग कितनी है, क्या लोन कितनी है, क्या वो होगी है सब्सिडरी को नहीं है, कुछ नहीं है। तो सिर्फ शेयर कैपिटल रिजर्व के बेस पर ही आपने डिसीजन लेना है, तो दिस इज नॉट कैरो इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। ये CMA में आया था एग्जाम 2014 में। देन वी हैव प्रॉब्लम नंबर सेकंड। तो एम प्राइवेट लिमिटेड हैड टेकन ओवर ड्राफ्ट फ्रॉम 2 बैंक से विद ए लिमिट ऑफ 40 लाख ईच। तो 2 बैंकों से हमने ओवरड्राफ्ट लिया है 40 लाख ईच, तो टोटल हो गया 80 लाख। अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट इट हैड विद दोज बैंक्स एंड एन अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ ₹36 लाख। और एक हमने लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ओवरड्राफ्ट 36 लाख का। The said loans were outstanding as at 31st March 2020। और ये हमारे आउटस्टैंडिंग हैं। The paid-up capital and reserves of the company as at date was 80 lakh and its turnover during the financial year ending 31st March 2020 was 6 करोड़। तो वो टर्नओवर 6 करोड़ है, 10 करोड़ से कम है। कैपिटल जो है आपका 80 लाख है और रिजर्व 1 करोड़ से कम है। अब सिर्फ लोन ही रह गए आपके बोरोइंग से। The management of the company was the opinion that Caro 2020 is not applicable to it because turnover and taken capital were within the exemption limits and loans taken against the fixed deposit standards be considered। ये कहते हैं 2 लोन लिए हैं बैंकों से हमने 40-80 लाख के, और एक हमने लोन लिया है अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट, उसको सिक्योर करके, तो उसको अगर कंसीडर ना करें तो वो भी 1 करोड़ से कम है तो कैरो अप्लाई नहीं होगा। And company further contended that a loan limit is to be reckoned per bank or financial institution and not to be aggregated। और वो कहते हैं कि लोन आपने इंडिविजुअली चेक करना है पर बैंक, नो के टोटल, तो कमेंट करना है आपने। तो हमारा रूल ये है कैरो 2020 एप्लीकेबल टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फोर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एक है कि कैपिटल एंड रिजर्व आपका एक्सीडिंग 1 करोड़ है, लोन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीडिंग 1 करोड़, लोन आपने लेना है एनी बैंक से, तो वो भी 1 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, या सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी है ये पब्लिक कंपनी। तो इस केस में क्या है, इनका केस हो वो एम प्राइवेट लिमिटेड, इट्स आउटस्टैंडिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज 116 lakhs। लोन्स अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट आर टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन एंड ऑल लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर टू बी टेकन कुमुलेटिवली। तो सारे लोन लेने हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट से अगेंस्ट लोन लिया है वो भी कंसीडर करेंगे, और दोनों बैंक्स का, तो टोटल बन गया आपका 1 करोड़ से ज़्यादा, 116 लाख हो गया ये। तो hence the contention of company is not correct and therefore Caro 2020 will be applicable। फिर प्रॉब्लम 3 आई थी CMA दिसंबर 2015 में, देखा हाउ इन ऑडिटर शैल रिपोर्ट इन ऑडिट रिपोर्ट टू कंप्लाई विद Caro in respect of prepayment of dues, guarantee by company, use of funds and fraud। ठीक है, तो पहला रीपेमेंट ड्यूज का पैरा है 3, फिर है दूसरे का भी 3 है, और सी यूज ऑफ फंड्स का 10 है, और फ्रॉड के बारे में है 11। ये आपने एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सवाईजेड लिमिटेड हैज 60% ऑफ कैपिटल ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो एक्सवाईजेड एक पब्लिक कंपनी है, इसके पास 60% कैपिटल है ABC प्राइवेट लिमिटेड का,
whether Caro 2020 is applicable to ABC Private Limited। अब देखो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का 60% शेयर कैपिटल एक्स वाई जेड के पास है। इस समय एबीसी जो है वो सब्सिडरी बन गई है पब्लिक कंपनी की। Yes, Caro is applicable. Yes, Caro 2020 will be applicable to a private limited company which is a subsidiary of a public company। तो इस केस में क्या है, एबीसी जो है वो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी एक्सवाई जेड की, क्योंकि एक्सवाई जेड के पास उसका 60% टेकअप शेयर कैपिटल है। तो कैरो इज एप्लीकेबल। क्वेश्चन नंबर 5 में पैरा 3 जो है इन्वेंट्री से रिलेटेड है, और कैरो 2020 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू स्टेट इन हिज रिपोर्ट that physical verification of inventory has been conducted at a reasonable interval by the management। तो पैरा 3 ये कहता है ना कि इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन करनी है आपने फिजिकली एट रीजनेबल इंटरवल बाय मैनेजमेंट। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी है कंडक्टेड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओनली 30% इन वैल्यू ऑफ आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री एंड बैलेंस 70% वो कह रहे हैं वो हम कंडक्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर में ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्स। तो क्या ये ठीक है, रीजनेबल इंटरवल पे है? तो हमारा मेन क्वेश्चन यही है, ये राशि वट कॉन्स्टिट्यूट रीजनेबल इंटरवल एज पर कैरो 2020। तो रीजनेबल इंटरवल का क्या मीनिंग है इस केस में? तो एज पर पैरा 3(2) ऑफ कैरो 2020 का पीरियोडिसिटी ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरीज depends upon the nature of inventories, their location and feasibility of conducting a physical verification। ये कहता है कि जो आपकी पीरियोडिसिटी है वो जो है उस पर डिपेंड करती है नेचर के इन्वेंटरी की, लोकेशन और फिजिबिलिटी। तो नॉर्मली वेयर एवर प्रैक्टिकल ऑल आइटम्स ऑफ इन्वेंटरी शुड बी वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। तो वो कहते हैं नॉर्मली क्या है प्रैक्टिस, एक साल में एक बार वेरिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। इट मीन द ऑडिटर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट वेरिफिकेशन एट रीजनेबल इंटरवल्स should examine the adequacy of evidence and reports of verification। So in the given case, the requirement of Caro 2020 has not been fulfilled as such, and the auditor should point out the specific areas where he believes the procedure of inventory verification is not reasonable। क्योंकि इसमें क्या है 30% आपने करी है सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन, 70% हम कह रहे हैं अगले साल करेंगे, बाकी किसी नो के अलाउ, क्योंकि वो कह रहे हैं नॉर्मल क्या है, ऑल आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री शुड बी वेरीफाइड बाय मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एटलीस्ट वंस इन ईयर। ऑल का मतलब है 100% आइटम की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि 70% आप नेक्स्ट ईयर करोगे। तो उस केस में फिर अब ऑडिटर को रीजन देने हैं। तो ऑडिटर है टू पॉइंट आउट द स्पेसिफिक एरिया वेयर ही बिलीव्स द प्रोसीजर ऑफ इन्वेंटरी वेरिफिकेशन इज नॉट रीजनेबल नहीं है, एंड ही मे कंसीडर द इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल सिस्टम एंड रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। तो उसका फाइनेंशियल सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा वो भी आपको बताना। देन वी हैव प्रॉब्लम नंबर 6। तो जेके लिमिटेड ने एक टर्म लोन लिया है फ्रॉम ए नेशनल बैंक इन 2015 फॉर रुपीज 200 लाख रीपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 40 लाख फ्रॉम 31 मार्च 2016 ऑनवर्ड। तो कंपनी ने 200 लाख का लोन लिया है, 5 इंस्टॉलमेंट में आपने इसकी पेमेंट करनी है, 5 से डिवाइड करेंगे कि हम वो बनता है 40 लाख का। तो पहली इंस्टॉलमेंट शुरू होगी 31 मार्च 2016 से। उसने पे कर दिया, इट रीपेड द लोन्स ड्यूरिंग 16 में पे कर दिया, 17 एंड 18 में, बट डिफॉल्टेड इन 2019 एंड 20। पर इन 2 सालों में उसने पेमेंट नहीं करी है। तो एज द ऑडिटर ऑफ जेके लिमिटेड व्हाट इज योर रिस्पांसिबिलिटी एज पर पैरा 39 ऑफ कैरो 2020 एज्यूमिंग द कंपनी हैज सोल्ड रीशेड्यूलमेंट ऑफ लोन। पर हमने उसको दोबारा से रीशेड्यूल कर दिया है। तो क्या आपने रीशेड्यूल कर भी लिया है, पर एक बार जब आपने डिफॉल्ट कर दिया है तो वो रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑडिटर को। तो as per para 3(9) of Caro, the auditor of a company has to report whether a company has defaulted in the repayment of its dues to any lender, and if yes, the period and amount of default to be reported। तो फिर हो कितना डिफॉल्ट है, अमाउंट 2 इंस्टॉलमेंट है, वो बन गई 2 होगी 40 की 80 लाख की, पीरियड हो गया 2 साल का। तो इन दिस केस जेके लिमिटेड हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ ड्यूज फॉर 2 years। ये पीरियड बता दिया हमने, 2 साल से हमारा डिफॉल्ट है, एंड एप्लीकेशन फॉर रीशेड्यूलिंग विल नॉट चेंज द डिफॉल्ट पोजीशन। हेंस द ऑडिटर शैल रिपोर्ट इन हिज कैरो रिपोर्ट दैट कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन हिज रीपेमेंट ऑफ ड्यूज टू द बैंक टू द एक्सटेंट ऑफ 80 लाख एंड इवैल्यूएट इट्स कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट एज वेल। तो पीरियड आपने बताना है और उसका अमाउंट आपने बता दिया है जो हमारा डिफॉल्ट है, जो आपने पे नहीं किया है। प्रॉब्लम नंबर 7। तो एलएम लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड ए टर्म लोन ऑफ 300 lakhs फ्रॉम ए बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फैक्ट्री।
कंपनी ने बैंक से लोन लिया है फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो सिंस देयर वाज a delay in the construction activity, the said funds were temporarily investing in the short-term deposits। पर उसमें कुछ डिले हो गया कंस्ट्रक्शन में, तो हमने फंड्स को डिपॉजिट कर दिया शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में। तो हाउ द ऑडिटर शेल रिपोर्ट। अब हमारा कहना कि ये मिस यूज हो रहा है फंड्स का, तो हमने फंड्स को वही यूज करना है जिस पर्पज के लिए लिया है। तो जैसे इसमें पर्पज है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री, तो हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया शॉर्ट टर्म फंड्स में। तो ये वायलेशन हो रही है, तो ऑडिटर को मेंशन करना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट में। So as per para 310 of CARO, the auditor should examine the terms and conditions of the term loan with the actual utilization of the loan. If the auditor finds that the funds have not been utilized for the purpose for which they were obtained, the report shall state the fact. In the present case, the term loan obtained by LM Limited has not been put to use for construction activities and temporarily invested the same in short-term deposit। इसमें वो ऑडिटर बता रहा है अपनी रिपोर्ट में कि हमने लोन नोट टू यूज फॉर कंस्ट्रक्शन बट इन्वेस्टिंग इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। हेंस auditor has to report that pending utilization of term loan for construction facility, the funds were temporarily used for the purpose means invested other than the purpose for which the loan was sanctioned. Problem 8. A term loan was obtained by a company from a bank for rupees 80 lakhs for acquiring R&D equipment, out of which 15 lakhs were used to buy a car for use of certain director who was looking at the R&D activities। तो आपने लोन लिया R&D के लिए, पर एक 15 लाख हमने यूज कर लिया है टू बाय ए कार जो यूज होगी डायरेक्टर के द्वारा और हु इज आल्सो एंगेज इन R&D एक्टिविटीज। तो अब जो कार आप परचेज कर रहे हो डायरेक्टर के लिए, तो क्या वो R&D एक्टिविटी मानी जाएगी? अंदर कह रहे हो एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर हाउ वुड यू रिपोर्ट। हम लिखेंगे एज पर पैरा 310 ऑफ कैरो, द ऑडिटर शुड एग्जामिन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द टर्म लोन विद द एक्चुअल यूटिलाइजेशन लोन। If auditor finds that the funds have not been utilized for the purpose for which they were obtained, they therefore shall state the fact. In the instant case, term loan taken for a purpose of R&D equipment has been utilized for the purchase of car which has no relation with R&D equipment. Therefore, car go used for R&D director cannot be considered as R&D equipment नहीं है ये। Therefore, the auditor shall state the fact in his report that out of term loan taken for R&D equipment, 15 lakhs was not utilized for the purpose of acquiring R&D equipment। ये ऑडिटर को स्पेसिफाई करना है। तो अनदर क्वेश्चन है व्हाट डॉक्यूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट टाइटल डीड एज पर पैरा 31 ऑफ कैरो। हमने किया था कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी टाइटल डीड्स भी आपके कंपनी के नाम से होनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं टाइटल डीड्स में। तो आंसर है द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स में मेनली कॉन्स्टिट्यूट टाइटल डीड्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? रजिस्टर की, सेल की, ट्रांसफर की, कन्वेंस की, एक्सेट्रा ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टुगेदर, purchased, allocated, transferred by any person including any government authority, body, agency, corporation, etc. to the company। तो जो भी सेल गिग है ना, ट्रांसफर गिग, कन्वेंस गिग, तो वो आपकी टाइटल गिग मानी जाएगी। सेकंड, इन केस ऑफ लीज होल्ड लैंड और लैंड इन बिल्डिंग टुगेदर कवर अंडर का है पीपीई द लीज एग्रीमेंट यूजुअली रजिस्टर्ड विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो उसमें जो लीज एग्रीमेंट है वो भी आपकी टाइटल गिग मानी जाएगी। Problem 10. Should the auditor examine the cost reports in detail while reporting under para 36 of CARO 2020? तो उसमें आपको देना अपना cost report मेंटेन किए हैं कि नहीं कंपनी ने। तो CARO does not require a detailed examination of cost reports. The auditor should conduct a general review of cost reports to ensure that the reports as prescribed are made and maintained। तो सिर्फ ऑडिटर ने ये बताना है कि अपने रिपोर्ट्स मेंटेन करे हैं एज प्रेस्क्राइब या नहीं। द वर्ड्स मेड, इसमें मेड का मतलब क्या है? द वर्ड मेड अप्लाइड इन रिस्पेक्ट टू पोस्ट अकाउंट्स एंड द वर्ड मेंटेन्ड applied in respect to cost reports relating to material, labor, overhead, etc. as per form CRA1 as specified in cost reports and audit rules 2014। तो मेड का मतलब क्या था? ये था कॉस्ट अकाउंट्स आपने बनाए हैं कि नहीं। और मेंटेन का मतलब है किस तरीके से मेंटेन किया है, उसका रूल ये है। फॉर्म CRA1 है एक हमारा अंडर
पोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स के अंदर, तो उस फॉर्म के हिसाब से आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। प्रॉब्लम नंबर 11, द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड included 25.75 crore of earth-moving machine of outdated technology which has been retired from active use and has been kept for disposal after knockdown। तो एक हमारे पास ये है मशीनरी है अर्थ मूविंग 25 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली, वो आउटडेटेड हो गई है टेक्नोलॉजी इसकी, और रिटायर कर दिया हमने इसको फ्रॉम एक्टिव यूज से, और हमने इसको रखा हुआ है डिस्पोजल के लिए आफ्टर knockdown। These assets appear at a residual value पर appear हो रही है and has been last inspected 10 years back, और इसकी वेरिफिकेशन 10 साल पहले की थी। तो एज एन ऑडिटर व्हाट मे बी योर रिपोर्टिंग कंसर्न एज पर कैरो। ये था हमारा प्रॉपर्टी प्लान के इक्विपमेंट का केस है। एज पर पैरा 310 कैरो, द ऑडिटर हैज टू कमेंट वेदर अ कंपनी मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स showing full particulars including quantitative details and situation of PPE and whether these PPE have been physically verified by the management at regular intervals and whether any material discrepancy noticed on such verification have been properly dealt with in the books of accounts। ये पैरा कहते हैं कि आपने पूरी डिटेल शो करनी है, सिचुएशन भी पीपी की, और जहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन में कोई आपको मिलती है डिस्क्रिपेंसी, ठीक है, तो वो आपने प्रॉपरली डील करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको रिकॉर्ड करना है। In the given case, ABC Limited had no intention to sell its earth-moving machine of outdated technology which has been retired from active use and has been kept for disposal after knockdown, and these assets are appearing at residual value। उसमें रिटायर हो गई है, ठीक है, और वो डिस्पोजल पे पड़ी है, अपीयर हो रही है रेजिडुअल वैल्यू में। फर्दर इंस्पेक्शन ऑफ सच मशीन विद मटेरियल अमाउंट ऑफ 25 करोड़ का जन 10 ईयर बैग, पर अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, उसकी इंस्पेक्शन आपने की थी 10 साल पहले। तो विच इज नॉट इन कंप्लायंस विद कैरो, क्योंकि कैरो कहता है रेगुलर इंटरवल पर उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। रेगुलर इंटरवल का मीनिंग क्या था, नॉर्मली 1 साल के अंदर। Hence, और यहाँ हुई थी 10 साल पहले। Hence, this fact needs to be disclosed in the audit report as per para 3 में। तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है कि जो मशीनरी है इसकी जो है फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुई है पिछले 10 सालों से। ये हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन कैरो के बेस पर, तो ये आप अपना रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।